सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो ये है कि इसके बाद एनसीपी का क्या होगा, एनसीपी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो एनसीपी है ये सिर्फ एक व्यक्ति के कंधों पर टिकी हुई थी और उनका नाम है अजीत पवार। अब अजीत पवार के बाद उनके समर्थकों के पास 3 विकल्प बचे हैं। पहला, एनसीपी को पहले की तरह ही स्वतंत्र रूप से चलाते रहें और महाराष्ट्र की राजनीति में वो एनसीपी के लिए एक अलग स्थान बनाएं, एक अलग जगह बनाएं। दूसरा, एनसीपी वापस शरद पवार के पास जाए, यानी जो अजीत पवार के समर्थक हैं, उनके विधायक हैं, वो वापस शरद पवार को अपना नेता मान लें, फिर से उन्हें अपना नेता माने और शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी का दोनों का विलय हो जाए और ये दोनों ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो शरद पवार को दोबारा से अपना नेता मान लें, जैसा कि पहले हुआ करता था इस विभाजन से पहले। और तीसरा, बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लें, ये तीसरा विकल्प है। महाराष्ट्र में 2 बड़ी पार्टियां यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी जब से टूटी हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में 4 नई पार्टियां आ गई। मतलब 2 टुकड़े शिवसेना के हुए, इसलिए 2 पार्टियां वहां से आ गई, एक शिंदे की शिवसेना और एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना। 2 टुकड़े एनसीपी के हो गए और वहां भी 2 एनसीपी हो गई, एक अजीत पवार की एनसीपी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। और ये चारों ही शिवसेना और एनसीपी के मूल वोट बैंक के लिए आज भी लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो बहुत बड़े नेता भी हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं में और ख़ास तौर पर विधायकों में, सांसदों में, बड़े नेताओं में वो बहुत प्रभावशाली हैं और वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये तय करने में कि अब एनसीपी के कार्यकर्ता, बड़े नेता, उनके विधायक और उनके सांसद आगे क्या कदम उठाते हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल की समस्या ये है कि ज़मीन से जुड़ाव के मामले में वो अजीत पवार जैसे नहीं है। जो जुड़ाव ज़मीन से, कार्यकर्ताओं से अजीत पवार का था, वैसा जुड़ाव इस समय एनसीपी में और किसी का नहीं है। जब किसी पार्टी की पहचान, विचारधारा, पार्टी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक ताकतवर नेता या एक परिवार तक सिमट जाता है तो उस पार्टी का भविष्य भी फिर उसी नेता के साथ बंध जाता है। एनसीपी का जो भविष्य है, आप ये कह लीजिए कि एनसीपी का वर्तमान और भविष्य सिर्फ एक नेता और एक परिवार के साथ बंधा हुआ था और वो नेता थे अजीत पवार और उनका परिवार। अब अजीत पवार नहीं रहे तो इस पार्टी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। और अक्सर ये देखा गया है कि जो इस प्रकार की पार्टियां होती हैं, जो सिर्फ एक बड़े नेता के कंधों पर खड़ी होती हैं, जैसे ही वो नेता कभी दुर्घटना का शिकार होता है, गंभीर रूप से या बीमार पड़ता है, सेहत खराब हो जाती है या फिर ऐसे नेता का अचानक निधन हो जाता है तो फिर पार्टी भी लड़खड़ा जाती है। और ऐसा हमने पहले कई बार देखा है। दिसंबर 2016 में याद कीजिए, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उस समय उनकी पार्टी एआईएडीएमके के पास 134 विधायक थे। लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर ही बिना जयललिता के उनकी पार्टी की सीटें 134 से 66 पर आ गई, यानी लगभग 50% की गिरावट आ गई सीटों में बिना जयललिता के, क्योंकि ये पार्टी भी सिर्फ जयललिता के नाम पर खड़ी हुई थी। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष 79 साल के नवीन पटनायक के बीमार होते ही, उनकी सेहत खराब होते ही उनकी पार्टी भी चरमरा गई और 24 साल में पहली बार उनकी पार्टी चुनाव हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। वर्ष 2013 में अगर आप ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की पार्टी को देखें तो उनके जेल जाते ही उनकी पार्टी हरियाणा में लगभग खत्म हो गई। हालांकि संगठन वाली पार्टियों के साथ ऐसा डर नहीं होता। जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो कार्डर बेस्ड पार्टी होती हैं, जैसे बीजेपी, अगर सबसे बड़ा नाम लें तो बीजेपी जैसी पार्टियां होती हैं जहां नेताओं की एक फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, वहां ऐसा डर नहीं होता। कांग्रेस को भी काफ़ी हद तक आप इन पार्टियों में रख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता हैं, उनका भी एक कार्डर बेस जो है वो बहुत विशाल है, क्योंकि ये पार्टियां एक नेता पर निर्भर नहीं रहती हैं। हालांकि कांग्रेस आज भी आप कह सकते हैं कि एक ही नेता या एक परिवार पर आज भी निर्भर है। उस मामले में 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जो किसी एक नेता और एक परिवार पर निर्भर नहीं है। एक है बीजेपी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन एनसीपी के लिए
आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि पहले ये 2 पार्टियां थी, शिवसेना और एनसीपी मूल रूप से, फिर ये बंटकर 4 पार्टियां बन गई और अब ये चारों पार्टियां ही ऐसी स्थिति में हैं कि ये चारों ही अपने लिए संघर्ष कर रही हैं। इनमें से कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जो ये कह सके कि उसने पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए एक अलग स्थान बना लिया है। इसलिए एनसीपी जैसी जो पार्टियां हैं, जो कि सिर्फ अजीत दादा पर निर्भर करती थी, उनके जाते ही एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो पैदा हो जाएगा और उसे भरना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए ये 3 विकल्प की बात हो रही है कि एक, एनसीपी और उसके नेता ऐसे ही स्वतंत्र रूप से चलते रहें, लेकिन उसमें फिर अभी ये तय करना बाकी है कि एनसीपी की ओर से अब महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। क्या अजीत पवार की पत्नी अब महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनेंगी या उनकी जगह और किसी को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही राज्यसभा की सदस्य हैं। दूसरा उनके लिए यह है कि शरद पवार की पार्टी में ही विलय हो जाए और पहले की तरह एनसीपी एक साथ हो जाए। और तीसरा यह है कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं।